हेलो बच्चों, मैं अंकित शर्मा आपका एडू विथ होप की यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में जनरली हम मैथ स्ट्रेटजी के ऊपर हम बात करेंगे कि क्लास 10th का अब से मतलब आज 31 मार्च है। मैं आज वीडियो 31 मार्च को शूट कर रहा हूं और आज के बाद मतलब लगभग आपका पूरी तरीके से अगर मैं मानूं तो 1 महीने का टाइम ही आपके पास अब बचा है। अब 1 महीने का टाइम है, सिलेबस आपको कवर अप करने हैं 5 सब्जेक्ट के। अब देखिए, मैं एक छोटी सी सच्ची बात, कड़वी बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो बच्चे कह रहे होंगे कि मेरे एग्जाम्स 1 महीने बाद हैं, ठीक है, तो जिन बच्चों का भी 10th में आपका 1 महीने के बाद जो पेपर होने वाला है, ठीक है, तो देखिए प्रिपरेशन लगभग सारे बच्चे ने की है, ठीक है। प्रिपरेशन कहने का मतलब कि आपने पढ़ाई की है, ठीक है। और अब जो कह रहे हैं कि मैं अब प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब जो आपका टाइम बचा है वो रिवीजन टाइम बचा है, पहली बात। दूसरी बात, रिवीजन करने के वही बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन की है अभी तक, मतलब जिन्होंने पढ़ाई पूरी तरीके से की है, थोड़ी की है बहुत की है, इससे कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई उन्होंने अपना सिलेबस पूरा किया है, मतलब एक बार कम से कम मिनिमम सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स को मिनिमम एक बार पढ़ा है, उसको हम कहेंगे कि उन्होंने प्रिपरेशन की है, ठीक है। जिन्होंने आज के टाइम, मतलब मैं 31st की बात कर रहा हूं, आज के टाइम तक जिन्होंने अभी तक एक बार भी किसी अगर पार्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है, तो उन्होंने प्रिपरेशन अपनी अभी तक शुरू नहीं की है और उनकी अब प्रिपरेशन हो भी नहीं सकती। आप कहेंगे सर आप वीडियो बना रहे मोटिवेशन के लिए या डिमोटिवेट? मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट ही कर रहा हूं कि आपके पास अभी 1 महीने का टाइम है, ठीक है। तो जो बच्चे, खास करके मैं ले रहा हूं एक कैटेगरी वाले बच्चों को, जो बच्चे अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं, मतलब अभी भी कुछ चैप्टर्स उन्होंने छोड़ रखा है, तो उसको जरूर से जरूर उसको सबसे पहले पढ़े, ठीक है। और पढ़ने के बाद, उसके बाद आप क्या करना है कि सैंपल पेपर्स को बनाना अब शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास गिन के 1 महीने टाइम है और ये भी 30 दिन आप कहिए, ये 30 दिन इतनी तेजी से बीतेगा कि आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और फाइनली वही होगा जो हर स्टूडेंट के साथ होता है कि आपकी प्रिपरेशन होते हुए भी आपके मार्क्स बेटर नहीं आ पाएंगे, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेंथ, ठीक है। तो देखिए, मैथ की हम बात करते हैं, मैथ के स्ट्रेटेजी की मैं बात कर रहा हूँ, क्या बच्चे पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े वो सारी चीजों को मैं छोड़ता हूँ और अब मैथ की स्ट्रेटेजी के ऊपर आता हूँ कि आज से आपको क्या करना है। तो देखिए, आज 31 मार्च है, ठीक है, 6 मई को आपका पहला पेपर है, ठीक है। 6 मई को आपको पहला पेपर है, तो मैं 6 मई तक नहीं, 1 मई तक का ही टाइम पीरियड आपको लेके चलता हूं, ठीक है। देखिए, मैं 2 भागों में स्टूडेंट को बांट रहा हूं, दो नहीं तीन, तीन अलग अलग भागों में मैं स्टूडेंट को बांट रहा हूं, ठीक है। बांटने का मतलब है कि ये मैं नहीं बांट रहा हूं, ये क्लास आपके स्कूल से ही बांट देते हैं। एक होते 35%, 33% पास वाले बच्चे जिनको सिर्फ पास करना है, और एक बच्चे होते हैं कि उससे लेके 70% के बैलेंस में होते हैं, और एक होते हैं आपके बहुत अच्छे जो आपके 85+ बोर्ड में, अगर आप हम बात करें क्लास 10th की, तो लगभग 80-85% जो बच्चे बढ़िया मार्क्स, मतलब 85 से जो ऊपर लाते हैं उन्हें ही अब बढ़िया स्टूडेंट, 90 बोलिए, 85 तो बहुत कम अब बच्चे लाते हैं, ठीक है। तो 90+ ही वाले बच्चे को गुड एक्सीलेंट में गिना जाता है, ठीक है, वेल एजुकेटेड में गिना जाता है। मिनिमम 70 से जो 90 के बीच में भी जो बच्चे हुए, खराब बच्चे नहीं है, वो भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने भी प्रिपरेशन मेहनत की, लेकिन उनकी प्रिपरेशन थोड़ी कहीं ना कहीं लिखने में या मान लीजिए कि रिटेन वर्क में उन्हें कहीं दिक्कत हुई। पढ़ता हर कोई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, प्रेशर से पढ़े जिस कारण से भी पढ़े, पढ़ता हर कोई है। पढ़ने के बाद उसको अप्लाई कुछ ही लोग कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के आधार पे, उसकी कैपेसिटी के आधार पे। जैसे मैं अगर बात करूं कि बहुत सारे बच्चे टेस्ट जब देते हैं तो उनको लिखने नहीं आता है, लिखने नहीं आता है कहने का मतलब रिटेन काम उन्होंने नहीं किया। आज तक जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाया है और उनसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी भी चीज का, मान लीजिए कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अल्कली का 2-3 प्रॉपर्टीज बता दीजिए, और आप नहीं बता पाइएगा, रीजन क्या है? कभी उसके बारे में आपने पढ़ा है? एक बार पढ़ाई सब जगह हुई है,
ठीक है। आपको टाइम भी जितना पिछले साल बच्चे को मिला था उतना ही टाइम अभी भी मिला है। सितंबर से आपके क्लासेस रेगुलरली स्टार्ट है, तो आपको मान लीजिए कि सितंबर से आपको आ जाता है 8 मंथ, ठीक है, 8वां या 9वां महीना है, हाँ 9वां महीना आएगा आपका, 9th मंथ में आएगा सितंबर। तो देखिए 10, 11, 12 3 महीने उधर और लगभग 4 से 4 महीने इधर, 7 महीने। तो 7 महीने से ज्यादा कहीं भी आपकी प्रिपरेशन नहीं होती। 7 महीने क्या, आपको 7 महीने ऐसे जो आप अगर सितंबर से क्लासेस कर रहे होंगे कहीं भी उनके लिए, और जो बच्चे मान लीजिए कि अप्रैल मई से लॉकडाउन में भी अगर ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हो उनके लिए तो काफी समय था, ठीक है। तो उनकी प्रिपरेशन अच्छे से आज भी हो गई होगी, ठीक है। जिन बच्चों का प्रिपरेशन नहीं भी हुआ उनको भी कोई टेंशन बहुत ज्यादा नहीं लेना है। काम क्या करना है मैं वही पार्ट बाय पार्ट बता रहा हूँ, और इस तरह से मैं कोशिश करूंगा कि आपके 5 सब्जेक्ट है और पांचों सब्जेक्ट को अच्छे से मैं डील करके बताऊं कैसे आपको स्टडी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बच्चा वो है जिसकी प्रिपरेशन सही मायने में हो चुकी है। प्रिपरेशन सही मायने में कहने का मतलब कि बेस्ट में डाल देते हैं इसको, ठीक है। एक हो जाएगा एवरेज, ये कैटेगरी आपको खुद अपने लिए बांटनी है कि मैं किस कैटेगरी में आ रहा हूँ, ठीक है। और एक हो जाएगा थोड़ा सा बिलो एवरेज, ठीक है। मैं फेल नहीं कहूँगा, खराब वर्ड है, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। और देखिए मैं किसी की मन को मैं चाहता हूं कि आप कोई बुरा फील ना करें, मैं जो हकीकत हूं बस उसको दर्शा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए बेस्ट वाले जो को जैसे क्या करना है उनके लिए, जिन बच्चों की प्रिपरेशन हो चुकी है, प्रिपरेशन कैसे चेक करना है आपको, देखिए रैंडमली आपको सबसे पहले देखिए जो बेस्ट बच्चे जिन्होंने मैथ में प्रिपरेशन कर चुके हैं, ये जनरली मैथ के लिए है सिर्फ अभी, ठीक है, फिर मैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए लाऊंगा, ठीक है। तो मैथ के बच्चों को क्या करना है, सबसे पहला वर्क मैथ के बच्चों को करना है कि जो बेस्ट में कहने का मतलब कि जो बच्चे फाइनली, मैं दो चीजें लिख रहा हूं, RS अग्रवाल बना चुके हैं। बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैंने सारे सॉल्यूशन देख के गूगल से छाप लिए, नहीं। बनाने का मतलब खुद से मैंने ट्राई किया है, आज रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठाऊंगा तो वन टाइम में बन जाएगा, ये बनाने का मतलब हुआ, ठीक है। तो जो RS अग्रवाल बना चुके हैं और NCERT बना चुके हैं, ठीक है, ये दोनों के लिए हो जाएगा, ये एवरेज बच्चों के लिए भी हो रहा है, ठीक है। अगर आपने RS अग्रवाल बनाया है और NCERT बनाया है, ठीक है, दोनों अगर बना लिया तो कोई टेंशन की बात नहीं, आपके प्रिपरेशन ऑलमोस्ट फाइनली टच पे है, मतलब 90% आपका प्रिपरेशन हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। बाकी का जो 10% प्रिपरेशन है वो कहां से करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो आपके ये दोनों खत्म कर चुके हैं, ईमानदारी पूर्वक जो खत्म कर चुके हैं सिर्फ वही अप्लाई करिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। जिन्होंने खत्म कर चुका है, जिन्होंने ये दोनों को बना चुका है, वो अब ओसवाल के सैंपल पेपर से, ठीक है, किससे, सैंपल पेपर के क्वेश्चन जनरली मस्ट है करने के लिए, ठीक है। आपको सैंपल पेपर का क्वेश्चन करना ही करना है, ठीक है। साथ ही जब आप उस सवाल के सैंपल पेपर्स कर लीजिएगा, अगर सारे कर चुके हैं अभी तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सारे जब पेपर कर चुके हैं तो उसके बाद क्या करना है, NCERT को अगेन एक बार फिर से अभी बनाना है, ठीक। मतलब इस ड्यूरेशन में आपको NCERT के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करने हैं, ठीक है। रैंडमली आपको, ठीक है, ये नहीं कि एक एक चैप्टर करके हम पूरा बनाएंगे, NCERT तो बना ही लेने। RS अग्रवाल के एग्जाम्पल्स क्वेश्चन, वो एवरेज स्टूडेंट हो या बेस्ट हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप ये दोनों बना चुके हैं NCERT और RS अग्रवाल, जो बढ़िया फ्रेशर बच्चे हैं, तो वो अब इसको बनाने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। सबसे पहले सैंपल पेपर पे आप वर्क करिए और जोरदार वर्क करिए, ठीक है। और उसके बाद NCERT के क्वेश्चन को साथ साथ बनाते ही चलिए। ये दोनों आपकी प्रिपरेशन होगी। उसके बाद एक छोटा सा और पॉइंट, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। आपको मेहनत कहाँ करना है, आप देखिए वॉल्यूम सरफेस एरिया हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, AP हो गया, ठीक है, सम तो ऐसे हटा दिया गया है, तो छोटे छोटे जो मैं एक सर्कल हो गया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ करना है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। 5 मार्क्स में आप ये नहीं बोलिए सिर्फ आप 5 मार्क्स पे ही बोल रहे हैं बाकी को छोड़ने के लिए, नहीं। 5 मार्क्स कहने के लिए मतलब जो भी RS अग्रवाल के एग्जाम्पल्स क्वेश्चन जो है, जो आपके थोड़े बड़े आते हैं, मतलब बड़े कहने का मतलब 4-5 लाइन में डिस्क्राइब होता है, ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन हो, सेलेक्टिव क्वेश्चन, सिर्फ RS अग्रवाल के एग्जाम्पल्स को ही बनाना है, उसके अलावा कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। तो आपको NCERT से सेलेक्टिव क्वेश्चन कर लेने हैं,
आर एस अग्रवाल से कर लेने एग्जाम्पल्स जो आपको बड़े, जो आपको रिपीटेड क्वेश्चन सीबीएसई में ये सब में दिख रहे होंगे, ठीक है। और उस सवाल का आपको सैंपल पेपर बनाना है। आपका मैथ का प्रिपरेशन इतना बहुत है, इससे ज्यादा करने की आवश्यकता आपको नहीं है, इतने में आप सेटिस्फाई हो जाइएगा, ठीक है। ये आपके लिए था, ठीक है। एवरेज बच्चे क्या करेंगे, अब देखिए एवरेज बच्चे में मैं किसको डाला हूं, थोड़ा सा बात समझिएगा तब समझिएगा। एवरेज बच्चे में वो बच्चे होंगे जो आर एस अग्रवाल एक बार कंप्लीट तो किए हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया है, ठीक है। कंप्लीट उन्होंने किया है, कॉन्फिडेंस नहीं आया है। ये बच्चे क्या करेंगे, अगेन से आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल्स तो मस्ट है बनाना, क्योंकि एग्जाम्पल से कई बार पेपर में क्या हुआ है कि डायरेक्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चंस को उठा के डाल दिया गया। मतलब ये आप ये मत समझिएगा कि सेम डेटा वाला, नहीं, थोड़ा सा डेटा में चेंजेस है, बाकी सब पैटर्न आपको मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये बच्चे जितने भी आर एस अग्रवाल बना रहे हैं वो एग्जाम्पल जरूर से जरूर कंप्लीट करिएगा, ठीक है। साथ ही एनसीईआरटी तो आपको देखिए 1 महीने का टाइम है और मुझे लगता है बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप इजिली एक दिन में एक चैप्टर्स को खत्म कर सकते हैं। 2 से 3 घंटा जब बैठिएगा तो वो पॉलिनोमियल्स हो, वो आपका एपी हो, वो एसएन वाला टर्म हो, जो भी हो वो सब आप बहुत हार्डली लीजिएगा, 1 से 2 दिन आपको टाइम लगेगा और एक पूरा चैप्टर आप खत्म कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 20 चैप्टर 25 चैप्टर जितने भी चैप्टर्स हैं, तो ये 25 चैप्टर को खत्म करने के लिए 25 दिन आपके पास अभी पर्याप्त समय में है एनसीईआरटी से, ठीक है। आपको भी उस सवाल का सैंपल पेपर बनाना बहुत मस्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए सैंपल पेपर बनाने के लिए इसके लिए कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या फायदा मिलेगा कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा। मान लीजिए कि अभी 2-3 तरह के क्वेश्चंस आपको ज्यादा उसमें अटैच किया है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन अटैच किया है। एक आपको है क्लास वाइज करके ऐसे करके क्वेश्चंस, ठीक है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या किया है कि वो टोटल 20 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, क्लास टॉपिक ऐसे ही करके कुछ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो जनरली वो क्या है कि आपको 20 मार्क्स उससे पूछा जाएगा और एक नंबर का सवाल है। तो जब तक आप सैंपल बनाइएगा नहीं तो वहां पे प्रिपेयर्ड होके कैसे जाइएगा। और आपके लिए देखिए एवरेज बच्चों के लिए जो मतलब अपने आप को एवरेज समझते हैं वो भी इस कैटेगरी में जा सकते हैं, 90+ में जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो इजिली यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं। बात क्या है, आपको सही पोर्शन समझ में आना चाहिए, कितना पोर्शन हमको बनाना है, क्या बनाना है, ये चीजें आपको देखना है। तो एनसीईआरटी तो आप करिए ही करिए, एग्जाम्पल्स आरएस के आप भी करिए, वो सवाल बनाइए, इससे ज्यादा कहीं से भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। और प्रीवियस ईयर जो बोला जाता है ना, प्रीवियस ईयर बनाइए, प्रीवियस ईयर बनाइए, प्रीवियस ईयर क्या है, जो सवाल आपको क्वेश्चन एक टाइप का टाइप दे रहा है उसी टाइप से क्वेश्चन आपको रिलेट करके पूछा जाएगा, उससे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। एक्सटर्नल आप कर सकते हैं जो आपके यूट्यूब्स पे, जैसे हम लोग जैसे यूट्यूबर्स जो होंगे, ठीक है, या हमसे ज्यादा अच्छे वाले होंगे जो अभी आपका ट्रेंडिंग में चलते हैं, उनके आप वीडियो सॉल्यूशंस देख लीजिए, ठीक है। मैं अपना ही नहीं कहता हूँ, आप किसी भी यूट्यूबर्स का वीडियो सॉल्यूशन मैथ्स का देख सकते हैं, जो अच्छे पढ़ा रहे हैं, जो आपको नॉलेजेबल कर रहे हैं, उनका आप वीडियो देखिए और उनसे वो चीज़ क्विक रिवीजन के फॉर्म में आप 6 क्वेश्चन का रैंडमली उठा के बनाने की प्रैक्टिस करिए। देखिए अगर आपसे वो बन जाता है तो टाइम नहीं वेस्ट करना है, तुरंत स्किप करिए, बढ़ाइए वीडियो को, उसके बाद थोड़ा सा और जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनाइए, स्किप करिए, फिर बनाइए, देखिए अगर नहीं बनता देखिए उसको, पूरे सॉल्यूशन को देखिए कैसे किया जाता है, ठीक है। अब आइए, सबसे ज्यादा मेहनत बिलो एवरेज वाले बच्चों को करनी है। देखिए एक बच्चा जो कैटेगरी अभी यहाँ पे जो अपना पहचान लेगा, वो बच्चा एवरेज से बेस्ट बन सकता है और बिलो से भी बेस्ट के कैटेगरी में आ सकता है। क्यों आ सकता है, 90% लाना बहुत आसान सा काम है, हार्ड आपके लिए जरूर होगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बोर्ड के एग्जाम में बैठेगा, लेकिन एवरेज में आपको आना एकदम आसान सा काम है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेहनत सबको बराबर करनी है। देखिए मैं बेस्ट बोलूं, मैं एवरेज बोलूं या मैं बिलो बोलूं, दोनों तीनों जगह मैंने एक ही चीज बोली, क्या, आर एस अग्रवाल के सॉल्यूशन एग्जाम्पल्स बनाने हैं और दूसरी बात कि आपको एनसीईआरटी बनाना है। तो इसके अलावा और क्या बना सकते हैं, वो सवाल मैंने बोल ही दिया कि सबको क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से बनाना है, ठीक है। अब देखिए ये जो बिलो एवरेज बच्चे हैं, ये बिलो तो है नहीं सबसे पहले, ठीक है, एवरेज ही है मानिए, उसमें थोड़ा सा कम कम कहते हैं। जैसे देखिए मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, फर्स्ट टाइम आरएस बनाए, कुछ चैप्टर्स उन्होंने अभी तक बनाया होगा और कुछ चैप्टर्स को उन्होंने टच नहीं किया होगा,
ठीक है। जैसे ही वो टच नहीं किए हो, जो चैप्टर्स उन्होंने टच अभी तक नहीं किया है, तो उस क्वेश्चन को अब बनाना उनके लिए थोड़ा और कठिन होगा, क्योंकि जो बना रखा है उसी को जब तक दोबारा वो बनाएंगे नहीं तब तक वो तो भूल जाएंगे। तो उन्हें क्या करना है, सबसे पहले देखिए, पहले क्वेश्चंस को पढ़ने का पैटर्न समझना है। जैसे मान लीजिए कि मैं क्वेश्चन लास्ट में मैं लेके आपको समझा दूंगा किस तरीके से करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स बनाने हैं आर.एस. अग्रवाल के, ठीक है। और दूसरी बात, मैक्सिमम मार्क्स कंटेनिंग वाला चैप्टर आपको पहले करना है, ठीक है। जैसे आप चैप्टर कम पढ़िए, मार्क्स ज्यादा लाइए, समझिएगा। जैसे ट्रिगो हो गया, मेंसुरेशन हो गया, फिर आपका क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, एक दिन का चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये हो गया आपका पूरा, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक हो गया। ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स तो थोड़े बड़े हैं, बट आप देखिए 3 चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको 30 मार्क्स का कवरिंग दिख रहा है, 15 मार्क्स, 25 मार्क्स, 30 मार्क्स का कवरिंग दिख रहा है। तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप 5 दिन में बना लीजिए, 7 दिन में बना लीजिए। सबसे पहले तो आपको सैंपल सबसे लास्ट आपको लगाने हैं, ठीक है। अभी भी आपके पास 1 महीने का टाइम है। आप रैंडमली ये भी काम कर सकते हैं कि आप मान लीजिए कि आर.एस. अग्रवाल से मान लीजिए एपी का क्वेश्चन आज बना रहे हैं, तो एपी बनाइए, फिर तुरंत आप एग्जाम्पल देख के ही बनाइए, लेकिन बनाइए। उसके बाद आपको तुरंत क्या काम करना है कि एग्जाम्पल देखने के बाद, बनाने के बाद आपको तुरंत ओसवाल से सेलेक्टिव क्वेश्चन एपी के क्या करने हैं, और करके उस क्वेश्चन को ओसवाल में टिक कर देंगे कि हाँ मैंने ये नंबर क्वेश्चन कर लिया। क्यों? ताकि आप जब दोबारा जब सैंपल सिर्फ बनाएंगे तो वो क्वेश्चन आपको रिदम में होना चाहिए कि अच्छा ये तो मैंने पहले भी कर चुका है। तब दोबारा जब आप करिएगा तो एक कॉन्फिडेंस आपको रहेगा कि नहीं मैं ये सवाल सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें थी, ये चीजें आपको करनी बहुत मस्ट है, ठीक है। इस वाले बच्चे को सबसे पहले आपको एग्जाम्पल्स, आर.एस. अग्रवाल के सारे एग्जाम्पल्स बनाने हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, अब बात समझिएगा, एग्जाम्पल्स बनाने के लिए मैं तीनों सेक्शन में बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल्स में मैं जोड़ क्यों दे रहा हूँ? आप बोलेगा सर एग्जाम्पल में तो सॉल्व है, देखेंगे छापेंगे काम हो जाएगा, ठीक है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको लिखता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। सबसे पहले बात समझिएगा, आप जब एग्जाम्पल्स मान लीजिए आर.एस. अग्रवाल के बना रहे हैं, तो मान लीजिए मैंने भी एक आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल लिया। सपोज दैट ये क्वेश्चन का पैटर्न हमको दिखा, ये क्वेश्चन बुक में दिखा, सॉल्यूशन नहीं देखना है। बात मेरा समझिएगा, अभी फिलहाल सॉल्यूशन आपको नहीं देखना है, काम क्या करना है ये देखिएगा। काम आपको ये करना है कि क्वेश्चन मैंने एक दिया, ठीक है। मान लीजिए मैं एक न्यू बच्चा हूँ, आप ही की तरह हूँ, ठीक है। ये तीनों को लेके, तीनों सेक्शन के बच्चों के लिए, ठीक है। तो सपोज दैट मैंने ये क्वेश्चन देखा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने मान लीजिए ट्रिगो नहीं भी पढ़ा है, ठीक है, या थोड़ा सा पढ़ा है, या थोड़ा सा ध्यान है हमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का पहले पैटर्न समझते कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन लिखता है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, ठीक है, एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। 0 डिग्री से लेके a प्लस बी जो लाइज कर रहा है, देखिए अब क्वेश्चन को पैटर्न समझ लीजिए। a प्लस बी जो लाइज कर रहा है, मतलब a प्लस बी है क्या? एंगल है। इस tan, जैसे आप किसी भी चीज को कैसे लिखते हो, tan थीटा लिखते हो, तो थीटा हमेशा एंगल को डिनोट करता है। तो पैटर्न समझना, अच्छा ये जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में है, मतलब वो 90 से छोटा और 0 से बड़ा है। उसके बाद हमेशा a b से बड़ा होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल की वैल्यू आपको बतानी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए पहला आपको काम करना है, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है tan a प्लस बी जो है वो √3 है, √3 है। अब देखिए कहते हैं ना हर जगह एक्सपोनेंट यूज आ जाता है। अब बोलिए सर इसमें एक्सपोनेंट तो यूज है नहीं, तो एक्सपोनेंट यूज इस कारण से, जब आपने पढ़ा होगा कि बेसिस जब सेम हो जाते हैं तो पावर इक्वल हो जाते हैं, सेम उसी तरह का कंडीशन यहाँ पे है। यहाँ कंडीशन क्या है कि एंगल को निकालने के लिए, ठीक है, एंगल को निकालने के लिए हमें दोनों तरफ tan इक्वल करना पड़ेगा। तो ये जो √3 वैल्यू है वो किसकी है? तो आप लिखिएगा tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan 60 की वैल्यू √3 है, तो tan इक्वल हो गया, तो इसको काटेंगे नहीं। मतलब यहां से जब आपके ये रेशियोज इक्वल हो जाते हैं तो एंगल भी इक्वल हो जाता है। मतलब यहां से जो टर्म मिलेगा वो हमें a प्लस बी बराबर 60 मिलेगा। ये हमारा एक इक्वेशन होगा। इस तरीके से बात समझ में आ गई। इतने चीजों में ही हमें इतना मिला। ये मिलेगा कब? आपको पता कैसे चलेगा कि ये वर्क करना है?
तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं रखिएगा अपने ऊपर आपने काम नहीं किया होगा तो ये चीजें आपको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको काम करना है। दूसरा चीज देखिए, इसी से tan a माइनस बी बराबर 1/√3, मतलब अब tan a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको मैं tan 30 लिख सकता हूँ, मतलब a माइनस बी की वैल्यू 30 आ गई। ये हमें 2 इक्वेशन मिला, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं बस आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कैसे आपको काम करना। अब देखिए, अब आपको a निकालना और b निकालना है। यहाँ 2 वेरिएबल है, एक अलग वेरिएबल है और b एक अलग वेरिएबल है। तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, एडिंग कर देंगे। किसको किसको, दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकेंड को। वी गेट, देखिए जो एवरेज बच्चे थे या उनसे बाद का जो कैटेगरी मैंने रखा था, फिर से मैं कह रहा हूँ, किसी का उद्देश्य मेरा दुख पहुंचाना नहीं है, मैंने बस आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए, कई जगह बच्चे क्या होंगे ना कि इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इतना काम कर लेंगे लेकिन इसके बाद इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है, उन्होंने लीनियर इक्वेशन अच्छे से बनाया ही नहीं है। तो जब आप बनाएंगे ही नहीं, जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करिएगा किसी भी चीज का, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कैसे होगा, यही दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए कोशिश करता हूं मैं। तो यहां पे क्या कर देना, कुछ नहीं, a प्लस बी का वैल्यू 60 है और a माइनस बी का वैल्यू 30 है। एडिंग कर देंगे, तो जब भी हम एडिंग करते हैं तो LHS को एक तरफ ऐड करते हैं, RHS को एक तरफ। तो देखिए a प्लस a कितना हो गया, 2a, और ये b माइनस बी, तो ये खत्म हो जाएगा, बराबर 60 प्लस 30 90, मतलब 2a बराबर 90 आया, तो a बराबर 45 डिग्री आएगा। ये क्लियर है, a की वैल्यू कितनी आएगी, 45 डिग्री। दूसरी चीज, अब हमें b भी तो चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और था कि a हमेशा b से बड़ा होगा, तो a देखिए यहाँ पे 45 है, मतलब अब जो b आएगा वो हमेशा क्या होगा, 45 से छोटा होगा। तो आप देखिए यहाँ एक इक्वेशन लिखे थे, a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर 60। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग a बराबर 45 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम a प्लस बी बराबर 60, इक्वेशन 1 यहां सबको दिख रहा है, a प्लस बी बराबर 60 था, a बराबर हमारा 45 आया, तो b बराबर 60। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45 डिग्री, मतलब b की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। तो जब मान लीजिए कि अगर ये सवाल 2 नंबर में आते हैं, 3 नंबर में आते हैं, तो ये सवाल आपको करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ठीक है, बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होगा कि मैं ये पूरा काम नहीं कर सकता हूं। आप ये लिख सकते हैं, इस स्टेप को जब आप लिखिएगा तो आपको मान लीजिए नहीं समझ में आया, पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आया, तो आप बुक खोलिए, सामने में रखिए, तो देखिए क्या कर रहा है कि tan a प्लस बी बराबर √3 लिखा है। अच्छा, √3 लिखा है, √3 को क्या लिख दिया, tan 60 लिख दिया। तो ये स्टेप तो समझ में आ रहा है कि इधर रेशियो इक्वल कर रहा है, और जब रेशियो इक्वल कर देता है तो एंगल इक्वल हो जाता है। तो यहां तक तो बन गया a प्लस बी 60। अब आपको देखिए, अब आपको क्या करना है, ये सॉल्यूशन से आपने देखा, नेक्स्ट स्टेप आपको सॉल्यूशन नहीं देखना, ये छोड़ देना, क्योंकि यही काम इसके साथ भी करना है। तो ये काम फिर हम अपने से करके देखेंगे। ये काम जब हमसे हो गया तो हम देख लिए कि 2 इक्वेशन मिल गया। अब क्या कर सकते हैं, जोड़ेंगे घटाएंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। क्या देखना है, साइन सेम पॉइंट, पहले तो सेम कर देते हैं, सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। क्वांटिटी को सॉल्व करना है, सेम करना है, सेम करके अपोजिट साइन देना है। तो देखिए b के पास एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, ऐड कर देंगे। अगर दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग लगा देंगे किसी के साथ, ठीक है। तो ये चीजें आपको लीनियर इक्वेशन में पढ़नी थी, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और मेरे बताने से बच्चे आज से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी खुशी होगी। तो फाइनली आप मैथ की तैयारी पूरी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, और ज़रूर आपको कोई डिमांड हो, आपको मुझसे जो भी डिमांडेड है, मतलब डिमांड वो आपको एक टॉपिक के आधार पे या जिस आधार पे भी आप डिमांड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके तक वीडियो पहुँचाने की। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और शेयर जरूर से ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर इट।